नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे कोरोना महामारी में चर्चा तो सिर्फ कोरोना पर होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि कोरोना में हमारी सरकारें विफल रही हैं। कोरोना अब हमारे सरकारों के बस की बात रही नहीं, तो अब उस पर चर्चा क्या करना, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ना तो सरकार इसमें कहीं दिख रही है, ना ही सरकार इसमें कहीं कोई कुछ करते हुए प्रतीत हो रही है, ना तो समुचित इलाज है। यहाँ तक कि इंसान का सबसे ज़रूरी जो होता है, अगर इंसान का देहांत हो जाए तो उसकी सदगति। हमारी सरकारों ने इंसान के अंतिम सदगति को भी जिस तरह से विभत्स बना दिया है, दुखी करने वाला बना दिया है, वो सब मन को व्यथित करता है। तो अब इस पर बात बिल्कुल ना हो। बात सिर्फ इस पर होगी कि हमारे सरकारों ने और क्या क्या किया है जो चर्चा के योग्य है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के दो एडवाइजरी कहिए, आदेश कहिए, डायरेक्शन कहिए, मतलब जो आप कहें, सरकार ने जो दो एडवाइजरी और आदेश जारी किया, मैं उस पर आपसे बात करूंगा। पहला ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, ये घोषणा कर दिया है। अगर आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है तो ये जारी क्यों है? मतलब हमारे सरकारों को जब लगेगा कि उनके हक में कुछ हो रहा है तो ठीक है, और अगर उनको लगेगा कि भाई ये हमारे मतलब की नहीं है तो वो करेंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी, अहम और विचारणीय मुद्दा है जिस पर आप सबकी राय ज़रूर है, आपसे बात करना ज़रूरी है। दूसरा एक और मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा सफाई से उस पर अपना बात रखा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो आज का है, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। मैं इसको शुरू से ही कर रहा हूं, जब से कोरोना लगा और जब कैसे कोरोना के महामारी से लोग पलायन करके गांव जाने लगे, मैं ये मुद्दा तब से ही उठाया हूं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग जा रहे हैं ना, उसका स्किल मैपिंग किया जाए। बहुत बढ़िया बात है, एकदम सोचने योग्य बात है। क्योंकि हमारे सरकारों को ये पता तो होना ही चाहिए कि भाई हम जो कर रहे हैं वो स्किल्ड किस काम का है, किस योग्य है, किस लायक है। ये तो हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा ना। तो मैं आज इस विषय पर भी चर्चा करने वाला हूं कि भाई हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। पहली बात, अब आते हैं पहले विषय पर, आरक्षण पर, जिसमें हमारे सरकार की आरक्षण नीति का सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक फंडिंग दिया। मित्रों, आपको पता होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इसके पहले एक फाइंडिंग दिया था कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत मामले बुक होते हैं उसमें कम से कम ये तो जांच लिया जाए कि भाई दोषी कौन है। कोई इल्जाम लगाया जा रहा है तो क्या वो आदमी दोषी है भी कि नहीं है, क्या उस पर कोई केस बनता है कि नहीं बनता है, इल्जाम लगाने वाला झूठा है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो बोला कि भाई साहब आप पैसा हमको देंगे क्या, तो बोला पैसा मांग लिया। अच्छा, हेलो पुलिस, राकेश सिंह परमार जात से स्वर्ण है, नाम से ही पता चल रहा है। एक काम करो, इसे अनुसूचित जनजाति आयोग के अंतर्गत बुक करो, क्योंकि इसने हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब मैं अपने आप को कोसूंगा कि भाई ये हमने कब कर दिया भैया, हमने तो जाति सूचक किसी शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। अब हम इस बात पर परेशान रहेंगे कि भाई ये तो हमने कभी किया नहीं है, ये क्यों ऐसा कह रहा है। लेकिन इस बात के लिए मुझे पहले 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा।
मैं जब 6 महीना का पूरा जेल में रह जाऊंगा, मेरी पूरी अकल ठिकाने आ जाएगी, तब जा करके उस पर सुनवाई होगी और बाद में पता चलेगा कि नहीं ये तो कहा ही नहीं था। अच्छा कहा नहीं था, ओह कोई बात नहीं, तब राकेश परमार को छोड़ दिया जाए क्योंकि राकेश परमार ने कहा नहीं है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या इस देश में स्वर्ण होना इतना बड़ा अपराध है। ये मेरा प्रश्न है कि स्वर्ण होना क्या इतना बड़ा अपराध है कि आप इस देश में अगर स्वर्ण हैं तो आपकी मानवाधिकार कोई नहीं है, आपका अस्तित्व कोई नहीं है, आप बिल्कुल कुछ नहीं है। दूसरा, हमारे संविधान में इक्वलिटी है, मतलब बराबरी का अधिकार है, वही संविधान बराबरी का अधिकार देता है। कई बार हमारे देश के लोग कहते हैं कि संविधान को हम खतरे में नहीं पड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं पड़ने देना चाहिए। लेकिन वो कौन से लोग हैं जो संविधान को ठीक से पढ़ते नहीं है? मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे, चलो, दूसरी तरफ आप उसी संविधान का अपमान कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इक्वलिटी है, बराबरी का अधिकार है। मतलब जब आपको वोट बैंक प्रभावित होता नजर आएगा तो उसमें राकेश परमार की बराबरी नहीं दिखेगी। जब आपको अपना फायदा दिखता हुआ कहीं नजर आएगा तो आपको ये मतलब नहीं रह जाएगा कि ये क्या हुआ है। दूसरा क्या है कि आप नाम तो बाबा साहब अम्बेडकर का लेते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानेंगे, बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा है, बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा है, लेकिन आप सरेआम बाबा साहब के मनसा को, बाबा साहब के भावना को, बाबा साहब के उस सोच को, बाबा साहब के उस परिकल्पना को अगर ठेठ शब्दों में कहा जाए तो आप जुतियाते हैं, लतियाते हैं, अपमानित करते हैं, बाबा साहब का घोर निंदा करते हैं, उनके आत्मा को अतृप्त करते हैं, उनको दुखी करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा था कि आरक्षण अब आजीवन रहेगा, खास तौर से एक ही परिवार उस आरक्षण का लाभ आजीवन लेता रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बाबा साहब ने जिस वक्त ये सोचा होगा उस वक्त दिमाग में कल्पना होगी कि भाई दलित भाई गरीब हैं, अगर इसमें से किसी एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो वो दाल रोटी आराम से खाएगा, सम्मान पूर्वक जीवन जी लेगा। अब उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि भाई रामविलास पासवान सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। उनके बाद उनका लड़का चिराग पासवान रामविलास पासवान के अकूत संपत्ति कमाने पर फिल्म में भाग्य आजमाएगा और फिल्म में नहीं चल पाएगा तो फिर राजनीति में आ जाएगा और वो भी उसी सुरक्षित सीट से। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि रामविलास पासवान को कहाँ से आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा है जितना किसी स्वर्ण के पास नहीं है। मायावती को आरक्षण की जरूरत थी क्योंकि मायावती एक बहुत ही दरिद्र परिवार की थी। मायावती के पिताजी 4th क्लास के कर्मचारी थे, 25 गज के मकान में पूरे 4-5-10 लोगों के साथ वो रहती थी, बड़ा मुश्किल था, नरकीय जीवन था, वो सब ठीक है, उसको आरक्षण की जरूरत थी। लेकिन मायावती के अपने 1 नंबर में जो उन्होंने घोषित किया है वो अरबों रुपया की संपत्ति घोषित, मायावती ने अरबों रुपया का अपना संपत्ति घोषित किया है कि मैं अरबों की स्वामिनी हूँ। उसने यहाँ तक कहा है कि जी मैं अपने पैसे में से 1000-2000 करोड़ अपने भाई को दे दी। चलो ठीक बात है भाई, तूने दे दिया, तेरा भाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तुम्हारा अपना था, लोगों ने तेरे को दे रखा था, दे दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है, मायावती का वो जो भतीजा चुनाव में आ रहा है, राजनीति में सक्रिय हो रहा है, उसको भी आरक्षण की जरूरत है। दूसरा, इस देश में बहुत से ऐसे दलित हैं, हमने अभी एक बार पीछे बार दलित आंदोलन देखा था, महंगी महंगी सोने की चैन और बड़ी बड़ी गाड़ियों में दलित वर्ग के लोग आते थे, जिनके एक आदमी तो आया था जो सोने का शर्ट पहना हुआ था और वो भी कह रहा था कि जी मैं दलित हूं और मुझे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अंतर्गत आरक्षण चाहिए। मेरा प्रश्न ये बनता है कि क्या हमारी सरकारें हमको लोगों को ये मान के चल चुके हैं कि स्वर्ण समाज कभी एक नहीं हो सकता, स्वर्ण समाज कभी अपनी बात उठा नहीं सकता, स्वर्ण समाज को आप जितना लतियाइए जुतियाइए, स्वर्ण समाज को जितना दबाइए, चूंकि स्वर्ण समाज के पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ और विचार करने का, तो क्या करेगा स्वर्ण समाज? मजबूरी में थक हार करके हमारे पास तो आएगा। मैं इस बात पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं कि आप इस संविधान की दुहाई देते हैं
जिस संविधान की शपथ लेकर के आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप जिस संविधान के सहारे अपनी मैं तो कहूँगा कि धौंस जमाते हैं, उस संविधान को एक बार पलटिएगा और जिस संसद में आप बैठे हुए हैं उस संसद में एक बारी जरा अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के विषय में सोच लीजिएगा, क्योंकि आप उसी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे जिसमें राजीव गांधी जी कभी बैठा करते थे। राजीव गांधी जी के परिवार और राजीव गांधी ने जनभावना को ध्यान नहीं दिया, जनभावना को बढ़िया से पढ़ा नहीं। आज स्थिति ये है कि वो विपक्ष की भूमिका भर भी सीट नहीं ले आ पाए, नहीं बचा पाए। मैं ऐसी बदुआ नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ वार्न कर रहा हूं कि सोड़ समाज का अपमान आपको कहां तक लेके जा सकता है। दूसरा, मैं उन लोगों से पूछ रहा हूं जो सोड़ समाज के हैं, जो संसद में एमपी एमएलए बनकर के गए हैं। चुनाव के टाइम पर तो कहते हैं कि भाई मैं आपका अपना हूं और मुझे तो वोट दीजिए, लेकिन जब चुन के जाते हैं तो आप फिर मोदी जी की बात करने लगते हैं। उस वक्त आप सोड़ समाज नहीं हो पाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न बनता है कि क्या इन लोगों के साथ कुछ हमारे लोग विचार करें, उन लोगों को ये कहें कि भाई जब आप चुनाव के टाइम हमारा नहीं हुए तो हम इस टाइम आपका क्यों करें। ये एक बहुत कठिन और जिम्मेवारी वाला प्रश्न बनता है जिस पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण को 10 साल के लिए दिया था। उनको लगा था कि 10 साल में समाज हमारा इस स्थिति पर आ जाएगा कि आपसी भाईचारा और आपसी भाईबंदी मजबूत हो जाएगी। बाबा साहब ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे समाज के ही लोग इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि आरक्षण अब हथियार बन जाएगा और उसका हथियार का इस्तेमाल सोड़ समाज को अपमानित करने, सोड़ समाज को नीचा दिखाने, सोड़ समाज को दुखी करने के लिए किया जाएगा। ये उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था। लेकिन अब सवाल ये है कि किया क्या जाए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लठ लेकर के बाहर आ जाए क्योंकि ये हमारे संविधान विरुद्ध है, लेकिन मैं ये तो कहूँगा कि हमारे सरकारों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि भाई क्या स्वर्ण समाज का ये सार्वजनिक अपमान बर्दाश्त योग्य है। क्या स्वर्ण समाज सरकार से अपनी बात कह नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि सरकारों ने ये मान लिया है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ भी करें, सरकार मतलब राजनीति ये स्वर्ण समाज हमारा विरोध नहीं कर सकता, हमको वोट दे सकता। मेरा प्रश्न इस पर, खैर आरक्षण से अलग हटते हैं, दूसरी बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दिया है कि हमारे सरकारों को एक स्किल्ड मैपिंग करनी चाहिए कि जो लोग दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास से गए हुए हैं वो असल में किस काम के लायक हैं, उनको कौन सा काम उनसे करवाया जा सकता है। ये बात उन्होंने बोला है हमारी सरकार ने। अगर हमारी सरकार ने ये बात बोला है तो इसको किस तरह से लागू किया जाए, ये एक बड़ा जरूरी और विचारणीय मुद्दा है जिस पर हम सब लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, जिस पर हम सब लोग राय ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। मेरा विचार ये है कि सबसे पहले तो हमको इस बात का अफसोस करना चाहिए कि भाई ऐसी नौबत आई क्यों जिसमें हमें इस स्थिति तक जाना पड़ा कि लोगों को हमारे यहाँ से पलायन करके बाहर जाना पड़ा। पहली बात और इम्पोर्टेंट बात। दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए कि अगर हम अपने लोगों का सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उनका ये तो देख सकते हैं ना कि भाई हमें जो हमारे लोग जो बाहर से आए हैं वो किस योग्य है, उनसे कौन सा काम कराया जा सकता है। हमारे लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में रहते थे, कई लोग कई तरह के काम करते होंगे, कई लोग बहुत निपुण लोग थे, कई लोग इंजीनियर होंगे, कई लोग बेलदार होंगे, कई लोग होंगे। आपके पास मौका है कि इन लोगों की
स्किल मैपिंग करके और उस तरह के रोजगार की व्यवस्था अपने यहाँ किया जाए। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये बातें मैंने कई बार कहा है, अपने फेसबुक लाइव पर भी कहा है, उसका पूरी विस्तृत जानकारी भी दिया है कि इसमें कैसे कैसे किया जा सकता है। उस पर बहुत आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा कुछ बात बोला है तो हमारे सरकारों को ये विषय में सोचने की जरूरत है। हमारे सरकारों को इस विषय में शर्मिंदगी आनी चाहिए कि नहीं, हमारे सरकारों को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए कि नहीं। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि अगर हमारी सरकार में थोड़ी भी शर्म हो, सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान नहीं है, ये तो मैं बड़ा वो खुले मन से, बड़ी साफ मन से ये कह रहा हूँ कि हमारे सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हमारे सरकार के पास होती तो कम से कम वो ये तो जरूर करते कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई दिशा निर्देश देता है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कहता है तो उस बात का सम्मान करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बात, ऐसा कोई सम्मान, ऐसा कोई काम किया नहीं है, किया है जिसका हमारे लोग सम्मान नहीं किए हैं। जैसे उनको आरक्षण की ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शन दिया है, कोई छोटे मोटे भी डायरेक्शन अगर दिया है तो वो आग बबूले हो जाते हैं। इन सब बातों के लिए क्या किया जाए, इसका क्या तोड़ है, क्या उपाय है, आज इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। खैर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न, सरकारें ना तो कोरोना में कुछ मदद कर पा रही हैं, ना ही अस्पताल बनाने में कोई मदद कर पा रही हैं, ना ही उन कोरोना के पेशेंटों को कुछ सुविधा देने में मदद कर पा रही हैं, ना ही आम इंसान के सम्मान के लिए कुछ कर पा रही हैं। तो हमारी सरकार है क्या? अनाप शनाप टैक्स लगाने के लिए, हमारे पैसे पर ऐश करने के लिए, हमारी पैसे पर मोटी मोटी सुरक्षा लेने के लिए, हमारी पैसे पर विदेश यात्रा करने के लिए और हमारा पैसा ले करके बड़े बड़े कार्यक्रम करा करके हमको आपस में लड़वाने बंटवाने के लिए क्या हमारी सरकार इसलिए है? हमारा प्रश्न ये है और ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिस पर आप सब कहना चाहिए। मित्रों, अब इस देश की स्थिति ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश कैडर के सबसे ऊंचे कुर्सी से स्वच्छित त्याग पत्र देने वाले सूर्य प्रताप सिंह जी को एक प्रश्न पूछने पर इतने एफआईआर कर दिए गए। वो तो उतने बड़े आदमी हैं इसलिए वो निश्चिंत बैठे हुए हैं। अब तो हम जैसे साधारण लोग जो हैंड टू माउथ है, कोरोना में 3-4 महीने बैठने के बाद अब हाथ में भी कुछ नहीं आया कि मुंह में जाएगा, तो मतलब आप हमको सीधा सीधा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भैया तू कुछ मत दे जो। देखिए सूर्य प्रताप शाही को हमने कितने केस ठोक दिए। उनके पास सुविधा है, उनके पास सरकार का अनुभव है, उनके पास जो एसपी कलेक्टर जाएंगे वो सर प्रणाम करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि सर मेरी मजबूरी है, आपको गिरफ्तार करना जरूरी है, आप चलिए, आपको तो गेस्ट हाउस में आराम से रखा जाएगा, आपका भला क्या होगा, आप तो हमारे सीनियर रहे हैं। वो तो उनके साथ सुविधा, हमारे साथ तो जुतियां मारता हुआ पुलिस लेके जाएगा। तो मतलब हम सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते, सरकार का विरोध नहीं करना तो बड़ी दूर की बात है, सरकार को आईना नहीं दिखा सकते। तो फिर सरकार किस लिए है? सरकार के पास देश के वरिष्ठतम नौकरशाह के बाद का सम्मान नहीं है, सरकार के पास देश के सबसे बड़े ऊंची अदालत का कोई सम्मान, कोई माने मतलब नहीं है। मतलब सरकार की अपनी पड़ेगी तो वो कहेगा कि देखिए मुझे अदालत का सम्मान है, हमको अदालत के भरोसे का बात मानना है। लेकिन अगर वही अदालत कह देगी कि भाई स्वर्ण समाज पर अगर कोई इल्जाम लगाया जा रहा है तो कम से कम ये जांच तो लो कि वाकई वो इल्जाम बनता भी है कि नहीं। लेकिन आपने स्वर्ण समाज के वोट के लिए अपनी पार्लियामेंट में नंबर के धौंस पर, घमंड पर आपने सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश का क्या कहूँ मैं, सब थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ऐसे तैसे फेर दिया। आप कहते हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का मेरे मन में सम्मान है, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मेरे लिए सर्वोपरि है, अदालत का मेरे मन में सम्मान है। कहाँ अदालत का सम्मान है? अदालत ने एक डायरेक्शन दिया था तो आपने उसकी औकात बता दी, अदालत ने एक निर्देश दिया था उसको आपने रद्दी के टोकरी में डाल दिया। तो आप किसके लिए हैं? देश की जनता की भावनाओं पर खड़े नहीं उतरते,
अदालतों के भावनाओं पर खड़े नहीं उतरते, देश के वरिष्ठतम नौकरशाह के भावनाओं पर खड़े नहीं उतर पड़ते, तो आप किसके लिए हैं ये आप ही बताएं, ये आप ही जानें। आज मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या ये ठीक है कि हम अपने ही सरकार पर इस तरह से लाचारगी से, बेचारगी से प्रश्न खड़ा करें कि हमारी सरकार हमारी नहीं सुनती तो चलो हमारे अदालतों की भी नहीं सुनती। ये एक बड़ा प्रश्न है और ये एक कड़ा प्रश्न है जो आपके सामने मुंह बाए खड़ा है। अगर आप इस विषय पर विचार नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र तो पहले से नहीं है, दल तंत्र है, ये दल तंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र की जड़ें लोक तक हो, इस बात की मनोकामना, इस बात की कामना करने वाला आदमी तो सिर्फ यही कहेगा कि सरकार आम जन भावना को पहचाने, देश में किस तरह का जन उत्साह हो रहा है, किस तरह का मांग हो रहा है, इन बातों को देखे और आपस में लड़वाने की जगह, आपस में मरवाने भिड़वाने की जगह प्रतिभा की पहचान करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो स्किल मैपिंग की बात किया है उसमें कम से कम स्किल मैपिंग स्किल को देखते हुए किया जाए तो जा करके बढ़िया होगा। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है, मैं आपका मार्गदर्शन पढ़ूंगा, क्योंकि जो लोग मुझे मार्गदर्शन देते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। सबसे पहले ओंकार नाथ सिंह जी को मैं सादर प्रणाम बोल रहा हूँ। संतोष पाठक जो कोई पढ़े, ओंकार नाथ सिंह कह रहे कि मनोहर पर्रिकर ने एक बार अपनी आप बीती बयान की थी। जी बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने लिखा था? मनोहर पर्रिकर ने लिखा था, आप बोल रहे हैं कि मैं गोवा के गांव पर्रा से हूँ, इसलिए हम पर्रिकर कहे जाते हैं। मेरा गांव अपने तरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं बच्चा था वहाँ फसल कटाई के बाद मई में किसान एक तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करते थे। सभी बच्चों को बुलाया जाता था, उन्हें जितने चाहो उतने तरबूज खाने को कहा जाता था। कई साल बाद मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT मुंबई चला गया। फिर 6.5 साल बाद अपने गांव वापस आया। मैं तरबूज ढूंढने बाजार गया पर वो गायब थे। जो वहाँ मिले भी वो बहुत छोटे छोटे थे। मैं उस किसान से मिलने गया जो तरबूज खाओ प्रतियोगिता आयोजित करता था। जब उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली थी, वह प्रतियोगिता आयोजित करता था, पर एक अंतर था। जब वो बूढ़ा किसान हमें तरबूज खाने को देता था वह हमें एक कटोरे में बीज थूक देने को कहता था। हमें बीज जमाने की मनाही थी। वह अगली फसल के लिए उस बीज इकट्ठा कर रहा था। अब अवैतनिक बाल मजदूर थे, हम अवैतनिक बाल मजदूर थे। असल में वह प्रतियोगिता के लिए अपने बेहतरीन तरबूजे रखता था जिससे वह सबसे अच्छे बीज प्राप्त कर सकता था, जिनके अगले साल और भी बड़े तरबूज पैदा होते थे। जब उसका बेटा आ गया तो उसने सोचा कि बड़े वाले तरबूज को बाजार में ज़्यादा दाम मिलेंगे, सो उसने बड़े वाले तरबूज तो बेचने शुरू किए और प्रतियोगिता के लिए छोटे छोटे तरबूज रखने लगा। अगले साल तरबूज छोटे हुए और अगले साल उनसे भी छोटे तरबूजों की पीढ़ी 1 साल के बाद कम होती गई। 7 सालों में पर्रा के बेहतरीन तरबूजों का सफाया हो गया। मनुष्यों में 25 साल पर पीढ़ी बदल जाती है। हमें 200 सालों में यह पता चला कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या त्रुटियां कर रहे हैं। अच्छे बीज यानी प्रतिभाओं का चयन अपने आप में एक बड़ा कार्य है। विसंगत विचार, रिजर्वेशन जैसी बेकार चीज़ों के चलते हमारे अच्छे तरबूज बाजार में चले जाएंगे और हमारे पास फिर बेमतलब के निष्क्रिय बीज रह जाएंगे। सोचना पड़ेगा आज के बाद। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया बात कहा है। मैं लगे हाथ बीपी भाई की भी बात पढ़ लूँ, उसके बाद बात करूँगा। दोनों आदमी के बाद आपने जो उदाहरण दिया तो मतलब उसका तो मतलब एकदम सटीक उदाहरण है। पर्रिकर जी को प्रणाम, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, अपने पनाह में रखें। बीपी भाई को नमस्कार। बीपी भाई लेकर के बहुत ही सार्थक विषय आरक्षण पर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का विचार, जो कि अधिकार की श्रेणी से बाहर दिखाया है। अब सभी को आरक्षण से महरूम हो रहे योग्य स्कॉलर को न्याय दिलाने के लिए सभी संस्थाओं को सरकार से मांग करनी चाहिए। कब तक सरकार वोट बैंक के लिए 10 साल आरक्षण करेगी? बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। निर्मल भैया को सादर प्रणाम। निर्मल भैया, क्या है आप कैमरे पर आकर के हमको अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जब तक निर्मल भैया आने की आदेश करेंगे, कैमरा दिखाएंगे, तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बातें पढ़ो।
सबसे पहले आंतर ओंकार नाथ सिंह जी की बात। ओंकार नाथ सिंह जी ने जो कहा है, मुझे नहीं लग रहा कि अब उस पर कोई चर्चा की जरूरत है, उस पर विश्लेषण की जरूरत है। मैं ठेठ भाषा में समझा दूं, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो कई बार समझ में नहीं आई होगी। ओंकार नाथ सिंह ने कहा है कि गोवा में तरबूज खाओ प्रतियोगिता रखा गया था और उसमें बढ़िया बढ़िया तरबूज वो किसान ले आकर के देता था और कहता था कि भाई इसका बीज ना तुम अलग रख देना, बीज निगलना मत, बीज चबाना मत, तरबूज खाओ। अच्छा होता था, लोग तरबूज खाते थे और बीज रख देते थे, फिर वो अगले साल बीज बोता था, उत्तम क्वालिटी की बीज निकलती थी। और तो निर्मल भाई आप कैमरा दिखाइए। तो उसके बाद जब वो किसान बुजुर्ग हो गया तो उसका बेटा आया आरक्षण के तहत पढ़ करके, तो उसने सोचा कि भाई बड़े तजूर का बड़ा दाम मिलेगा तो तरबूज हम बाजार में बेच दे और छोटे वाले को फ्री में तो खा रहे। लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा था कि जो बड़ा किसान था उसको तजुर्बा थी, वो क्रीम छांट रहा था और ये क्रीम को गोबर में फेंक रहा है और मट्ठा को कर रहा है। तो मट्ठे से मलाई नहीं निकलती, मलाई क्रीम से निकलती है, ये वो नहीं समझ पाया। हमारे आरक्षण में हमारी सरकारें क्या करते हैं कि क्रीम को गोबर में मिला देती है और मट्ठा को लेकर के मथ रही है, और मट्ठा से क्या निकलेगा। आप आज कोरोना महामारी में निष्क्रियता और असफलता देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आज आप आरक्षण की देख रहे हैं कि जो हमारे देश के क्रीम है, जो सुंदर पिचाई है, नडाल है, इंदिरा नूरी है, ये सब लोग अमेरिका के मतलब टॉप 10 मैनेजमेंट के माने जा रहे हैं। मतलब गूगल का जो सबसे बड़ा अफसर है वो हमारा भारतीय है, पेप्सिको की और भी कई, इंदिरा नूरी का तो नाम, मतलब उनका तो नाम ही काफी है, ब्रांड तो वो जहां जाते हैं वही कपड़ा हो जाता है। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं कि आरक्षण खेलते हैं और प्रतिभाओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या कि देखिए, इसमें सरकार से ज्यादा दोषी हम लोग हैं। हम इसलिए दोषी हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि सरकार को इस बात पर कैमरा का विकल्प, हाँ निर्मल भाई अब आ गया कैमरा का विकल्प, आइए ना सब लोगों को देखा, ब्रिजभर सिंह का कैमरा का विकल्प आ रहा है। एक बार आप बाहर हट के दोबारा आइए, एक बार बाहर आके दोबारा आइए, कैमरा का विकल्प दिख रहा है निर्मल भैया, बिल्कुल कैमरा का विकल्प दिख रहा है। नो कैमरा वाला कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, आप एक बार बाहर निकल के तब आइए, कैमरा का विकल्प दिख रहा है। बाहर निर्मल भैया निकलिए, उसके बाद दोबारा आइए, हट करके आइए, कैमरा का विकल्प आ रहा है निर्मल भैया। हो क्या रहा है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो वोट देने के पहले हमारे दिमाग में 100 तरह की फितूर भर दी जाती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के विवाद के कारण थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के विवाद के कारण थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल के अपमान करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित सुभाष चंद्र बोस का ये थे। मतलब हम तरह तरह की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है निर्मल भैया, हो सकता है थोड़ी देर के बाद दिखे कुछ, हमारा भी नया प्लेटफॉर्म है ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि मैं आपका नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि आदरणीय ब्रिजभारी सिंह जी का कैमरा दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ी देर के बाद आएगा, मैं जरा इंतजार कर लेता हूं अपना भी, क्या क्योंकि ये भी मेरे लिए भी नए प्लेटफॉर्म है। मैं अपने पेज पर आया हूं, तो पेज पर की बहुत ज़्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, मैं एक बार दोबारा देख रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं आया। 8 प्रीव्यू तो का है कैमरा का, एक बार बंद करके देखता हूँ कि कहीं आ जावे, क्योंकि मैं 1 मिनट में देखता हूँ। हम क्या करते हैं कि जब हम वोट करते हैं ना, तो वोट में हम ये देखते हैं कि भाई अपने वाला नहीं तो बड़ा नुकसान किया भाई हमारे देश का, तो हम क्या करें, मोदी को दे दे, ऑप्शन नहीं है। लेकिन मोदी जी शायद ये भूल रहे हैं कि इस देश ने जब इंदिरा गांधी का मान नहीं रखा, उनको लगा कि इंदिरा गांधी हमारे लिए हमारा सम्मान नहीं कर रही हैं, तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पीछे हो गए। इंदिरा गांधी के पुत्र और सबसे युवा होनहार और सबसे चरित्रवान राजीव गांधी जी को 415 सीट दी थी। उतना तो भारतीय जनता पार्टी लड़ती भी नहीं है जितना वो सीट चुन करके आए थे। उनकी स्थिति ये हो गई कि अब वो नेता विपक्ष के भी हैसियत में नहीं आ रहे। अब आप सोचिए कि ये जनता के दिमाग में बैठ जाने की बात है कि हमारा सरकार अगर हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रही है, हमारा सरकार अगर हमारे साथ, तो फिर हम कहाँ तक कर सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं। आप कल्पना करिएगा। मैं चाहता हूं कि मोदी जी जैसा बोल्ड निर्णय लेने वाला आदमी हमारे देश में रहे,
लेकिन वो बोल निर्णय इस बात पर ना ले कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश देता है तो उसको अपने बहुमत के तहत जुटियाइए, उसको दबाइए और जा करके उसका मानमर्दन कर दीजिए। इसके लिए नहीं है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको बहुमत इसलिए नहीं दिया गया कि आपको जो मर्जी है वो करिए, इसके लिए बहुमत नहीं दी गई है। बहुमत इसलिए दिया गया है कि आप देश के विकास में अपना सर्वोच्च लगाइए। आप कहते हैं कि मैं परिवार के लिए नहीं हूँ, तो आप परिवार के लिए तो हमारे लिए भी तो नहीं है। ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, इन सब विषयों पर विचार करनी पड़ेगी। तब जाकर के नरेंद्र मोदी इस बात को समझ पाएंगे कि देश की जनभावना, देश की जनमानस असल में क्या कर रही है। मित्रों, आज 2 विषय था जिस पर आप सबका आशीर्वाद चाहिए था। आप में से कई लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया है। आप सबसे बढ़िया बात आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी का लगा। उन्होंने बहुत सटीक उदाहरण दिया। हम अच्छी बीजों को फेंक देते हैं और जो सड़े गले छोटे हैं उनको मैदान में देते हैं, तो फिर सड़े गले छोटे ही पैदावार होंगे। हमारी अच्छी बीजें अमेरिका ले जाती है और उन्हीं से अपना नाम रोशन करते हैं। दुनिया में तकनीक के क्षेत्र में गूगल का सबसे बड़ा नाम है, कोई गूगल के आसपास भी नहीं है। उसका सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला भारतीय है। मतलब और भी कई कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है और है, जिनमें सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले हमारे भारतीय हैं, क्योंकि अमेरिका में आरक्षण नहीं है। हमें शासन व्यवस्था तो अमेरिका वाला चाहिए, लेकिन नौकरी हमारा अपना वाला चाहिए। जो बाबा साहब ने 10 साल का दिया था, हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर यही रहा तो इस देश का ईश्वर मालिक है। लेकिन हाँ, मतदान के टाइम आप ये ज़रूर सोचिएगा कि हमने जिनको मतदान दिया है उन्होंने हमारा क्या अपमान किया है या सम्मान किया है। तभी जा कर के इस देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होगी। नहीं तो जो हो रहा है वही होगा, और जो हो रहा है वो कहीं से भी ठीक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दुआ करूँगा कि हमारी सरकारें सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करें और हर भारतवासी का सम्मान करें। आरक्षण बैसाखी थी, वो 10 साल के लिए दी जाती थी। 10 साल के लिए ठीक था, क्योंकि बैसाखी से आदमी लंगड़ा सकता है, चल सकता है, दौड़ नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका दलित वर्ग भी दौड़े ना, लंगड़ाता रहे पूरा जीवन, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन बड़े संतोष है कि दलित वर्ग में से भी बहुत सारे लोगों ने सरकारों की इस खेल को समझा है, सरकारों के इस कुचक्र को पहचाना है कि आरक्षण के दम पर हमारे प्रतिभाओं को हनन किया जा रहा है। क्योंकि हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हम अगर 33% भी ला दें तो हमारी नौकरी रखी हुई है। मतलब आप सिर्फ पास करते हैं, विद्वता हासिल नहीं कर पाते। अगर आप विद्वता हासिल नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ क्लर्क बनेंगे, मशीन बनेंगे और पगार लेंगे। विद्वान तो आप बन ही नहीं सकते। आप विद्वान बनिए, सम्मान पाइए और सबका मान सम्मान रखिए। इसी अपेक्षा के साथ हम अपने सरकारों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करिए और यथाशीघ्र आरक्षण को समाप्त करिए। तभी जा करके सर्वे भवन्तु सुखिनम का बात करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान करेंगे। नहीं तो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी उदाहरण दे दीजिए। वैश्विक बीमारी कोरोना के लिए हम एक दुआ करते हैं कि हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। मेरा बहुत महान और आप सबको जय श्री राम। शतप्रणाम।